दुनिया भर में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए हैं। जापान के समुराई वॉरियर से लेकर नॉर्वे के वाइकिंग्स वॉरियर तक, इन सभी ने दुनिया में अपने साहस और शौर्य से दुश्मनों को परास्त किया। इनमें से कोई अपने अच्छे कार्यों के लिए तो कुछ अपने बुरे कार्यों के लिए मशहूर रहा। आज हम बात कर रहे हैं वाइकिंग्स की, जो अपनी लूटपाट, छापामार हमलों और विद्रोही कार्यों के लिए कुख्यात थे। 8वीं सदी से लेकर 11वीं सदी में उत्तरी यूरोप के स्कैंडिनेविया इलाके में रहने वाले उन नॉर्स लोगों को वाइकिंग्स कहा जाता था, जो सिपाही, व्यापारी, समुद्री डाकू या खोजी यात्री बनकर यूरोप, एशिया और उत्तरी अटलांटिक द्वीपों में जाकर बस जाते थे। ये लूटपाट के इरादे से अपनी लंबी नौकाओं में रूस, आइसलैंड, ग्रीनलैंड और स्पेन समेत कई देशों की यात्रा करते थे। इसके बाद समय देखकर एक साथ कई शहरों व प्रांतों पर धावा बोल देते थे और धन, संपत्ति और कभी कभी महिलाओं व बच्चों को भी उठाकर ले जाते थे। आपको बता दें कि स्कैंडिनेविया आज के डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन के इलाके को कहा जाता था। असल में कौन थे वाइकिंग वॉरियर? समुद्री यात्रा करने वाले वाइकिंग्स, जिन्हें डैनिश में वाइकिंगर कहा जाता था, उन्होंने 8वीं से 11वीं शताब्दी में सामरिक योद्धाओं, चतुर व्यापारियों और साहसी खोजकर्ताओं के रूप में अपना स्थायी नाम कमाया। वास्तव में वे कोलंबस से भी 1000 साल पहले ही अमेरिका पहुंच चुके थे और पुरातत्वविदों को उनके कुछ अवशेष रूस में भी मिले। आज हम बात कर रहे हैं खूंखार वाइकिंग्स के इतिहास की। इंग्लैंड के पास मौजूद एक पवित्र द्वीप लिंडसफर्न पर कुछ शांत भिक्षुओं ने ड्रैगन नुमा जहाजों को आते देखा। उस समय उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनकी तरफ ये जो चीज आ रही है वो क्या है। वे तलवार, कुल्हाड़ी और ढाल से लैस योद्धाओं की क्रूरता के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। एक समृद्ध और असुरक्षित मठ लिंडसफर्न पर हमले और लूट की गूंज अगले 300 वर्षों के यूरोपीय इतिहास में सुनाई देती रही और इसी के साथ वाइकिंग युग की शुरुआत हुई। यूरोप और रूस में स्कैंडिनेवियाई लोगों के अशांत विस्तार का वर्णन करने के लिए इतिहासकार वाइकिंग युग शब्द का प्रयोग करते हैं। 793 ईस्वी में लिंडसफर्न छापे के साथ इनकी शुरुआत हुई। उस समय वाइकिंग्स लूटपाट करने के लिए किसी भी कमजोर कबीले को अपना निशाना बना लेते थे। वाइकिंग्स ने स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस, इटली और रूस के तटों के साथ इन सभी स्थानों पर हमला किया। उन्होंने खूब आतंक मचाया, लूटपाट की, व्यापार किया, खोजबीन की और अंततः उन सभी जमीनों पर बस गए जहां उन्होंने हमला किया था। बाद में वे वहीं पर खेती बाड़ी करने लगे। असली वाइकिंग्स का इतिहास बहुत दिलचस्प है। सीधे शब्दों में कहें तो वाइकिंग्स नॉर्वेजियन, स्वीडन और डैनिश थे, जो आमतौर पर किसान, व्यापारी, लोहार और कारीगर थे। विभिन्न कारणों से उन्होंने कस्बों, चर्चों और मठों पर छापे मारे। जिन स्थानों पर उन्होंने हमला किया उनमें से कई तटीय इलाके थे, क्योंकि उन तक पहुंचना उनके लिए सबसे आसान था। उनके पास बहुत तेजी से चलने वाली कई लंबी लंबी नौकाएं और बड़े बड़े जहाज थे। इन नौकाओं और जहाजों की सहायता से वे कई समुदायों पर हमला करते थे। वहां पर वे हत्याएं और लूटपाट करते हुए बहुत तेजी से अपने जहाजों पर लौट जाते थे और वापस चले जाते थे। उनके हमले इतने तेज होते थे कि कबीले वालों को उन पर जवाबी कार्रवाई करने का मौका ही नहीं मिलता था और वे लूटपाट कर बहुत तेजी से भाग जाते थे। आश्चर्यजनक रूप से वाइकिंग करने वाले अधिकांश पुरुषों के लिए यह कार्य केवल कुछ समय के लिए ही होता था। उदाहरण के लिए, जब वाइकिंग खेती या फसल बोने में व्यस्त नहीं होते थे तो उन्होंने अपनी खेती छोड़ दी और छापेमारी करने चले गए। वे अक्सर पतझड़ में फसल के समय पर लौट आते थे। हालांकि छापेमारी करना बहुत लाभदायक था, जिसके चलते कई किसान पूर्ण रूप से समुद्री डाकू और हमलावर बन चुके थे। वाइकिंग्स कहे जाने वाले लोग भी निडर खोजकर्ता थे, जो वास्तव में उत्तरी अमेरिका पहुंचे, जिससे वे अमेरिका की खोज करने वाले पहले यूरोपियंस बन गए थे। उन्होंने आइसलैंड को बसाया और ग्रीनलैंड को उपनिवेश बनाने की कोशिश की। वे चतुर और सक्षम व्यापारी और सौदागर भी थे। उन्होंने उत्तर के सभी सामानों जैसे कि फर, एम्बर, लोहा और लकड़ी का दक्षिण के सभी सामानों चांदी, सोना, रेशम और मसालों के साथ व्यापार किया।
वे सभी व्यापार मार्गों पर वाइकिंग्स दासों का व्यापार भी करते थे। सालों से इतिहासकार इस बात पर बहस करते हैं कि 8वीं शताब्दी के अंत में स्कैंडिनेवियाई लोगों ने छापेमारी क्यों शुरू की। सबसे अधिक संभावना उन कारकों का संयोजन था जिनके कारण वाइकिंग्स अपनी लंबी नावों में अन्य समुदायों पर हमला करने के लिए रवाना हुए। वाइकिंग्स के उन्नत जहाजों और नेविगेशन तकनीकों ने न केवल भूमि की दृष्टि से खुले समुद्र में नौकायन के लिए साधन और कौशल प्रदान किए, बल्कि अन्य देशों में अंदरूनी हिस्सों में अंतर्देशीय नदियों तक भी नौकायन किया। वाइकिंग्स लोगों की आधुनिक जहाज तकनीक ने भयावह वाइकिंग्स छापेमारी को संभव बना दिया था। उनकी विशेष जहाज निर्माण तकनीकों ने लंबे जहाजों और बड़े ड्रैगन नुमा जहाजों को लंबी दूरी तक चलने, 200 लोगों तक ले जाने, तूफानी समुद्रों का सामना करने या पोर्टेज के माध्यम से ले जाने के लिए उन्होंने अपने जहाजों को कई मंजिला और हल्का बना दिया था। इसीलिए वाइकिंग्स के समकालीन लोग उनके जहाजों और नौकायन कौशल से आश्चर्यचकित थे। वाइकिंग्स की लूटपाट और छापेमारी को देखते हुए कई बार यह सवाल सामने आता है कि आखिर वाइकिंग्स लोगों को क्यों लूटते थे। वाइकिंग्स के पास अपनी एक रूनिक नाम की वर्णमाला तो थी, लेकिन उनके पास लिखित इतिहास नहीं था। इसलिए इतिहासकार ठीक से नहीं जानते कि वाइकिंग्स ने 793 ईस्वी में छापेमारी की शुरुआत क्यों की। विद्वानों के पास उन कारणों के बारे में कई सिद्धांत हैं जिनके कारण स्कैंडिनेवियाई लोगों ने व्यापक छापेमारी, व्यापारिक मिशनों, अन्वेषणों और लूटपाट के लिए घर छोड़ना शुरू कर दिया था। भूमिहीन छोटे बेटे। वाइकिंग्स वंशानुक्रम की परंपरा को मानते थे, जिसका अर्थ है कि सबसे बड़े बेटे को सब कुछ विरासत में मिलता है और छोटे बेटों को कुछ भी नहीं मिलता। खेती के लिए जमीन के बिना छोटे बेटों को अपना जीवन यापन करने का रास्ता खुद ही ढूंढना होता था। यह परंपरा वाइकिंग हमलों के मुख्य कारणों में से एक थी। आसान लक्ष्य। वाइकिंग्स ईसाई नहीं थे, इसलिए उन्होंने धार्मिक स्थानों जैसे मॉनेस्ट्रीज और चर्चों पर हमला करने में कोई बाधा नहीं दिखाई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वाइकिंग्स ने चर्च की संपत्तियों को आसान लूट के रूप में देखा था, क्योंकि उस समय चर्च बहुत अमीर हो गए थे और आमतौर पर उनके पास राजाओं या व्यापारियों से भी अधिक संपत्ति होती थी। साहसिक कार्यों का आकर्षण। वाइकिंग्स निर्भीक साहसी लोग थे जिन्हें निसंदेह विदेशी भूमि में रोमांच का आकर्षण महसूस होता था। एक मजबूत नॉर्स मूर्ति पूजक विश्वास ये था कि प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य नॉर्स द्वारा निर्धारित किया गया था और युद्ध में मृत्यु न केवल सम्मानजनक है, बल्कि योद्धा को गॉड फादर ओडिन द्वारा वल्लाह ले जाया जाएगा। इन विश्वासों के साथ क्यों ना मौका अपने हाथ में लिया जाए और छापा मारा जाए। पहली छापेमारी के बाद उन्हें इस कार्य के अनेक फायदे दिखाई देने लगे, क्योंकि इस लूटपाट से उन्हें अनमोल हीरे जवाहरात और खूब धन संपत्ति भी मिलती थी। 8वीं शताब्दी में जब वाइकिंग्स अपनी मातृभूमि से बाहर निकले तो उन्होंने यूरोप और रूस के कई हिस्सों में छापे मारे, लड़ाइयां की और बस गए। इसके साथ ही वे अटलांटिक महासागर के पार खोजी यात्राओं पर भी निकल पड़े। वे स्कॉटलैंड और आयरलैंड के अधिकांश अटलांटिक द्वीपों जैसे शैटलैंड, ऑर्कनेय और हेब्राइड्स में चले गए। वाइकिंग्स जल्द ही फरो द्वीप समूह में भी बस गए और बाद में एक नौकायन दुर्घटना के माध्यम से आइसलैंड की खोज की। अगली 2 शताब्दियों में वाइकिंग्स खोजकर्ता आइसलैंड, ग्रीनलैंड और विनलैंड में बस गए, जो कि न्यू फाउंडलैंड भी कहलाता है। कई लोगों के लिए यहीं से वाइकिंग्स का इतिहास शुरू हुआ था। वाइकिंग्स खोजें। आइसलैंड। नॉर्वेजियन वाइकिंग्स ने सबसे पहले आइसलैंड की खोज की थी। यहां पहुंचने वाला पहला वाइकिंग नडोड था, जो साल 861 में नॉर्वे से फरो आइलैंड की ओर जाते हुए रास्ता भटक गया था। उसने इस नए द्वीप को स्नोलैंड कहा था। बाद में नडोड नॉर्वे लौट आया और लोगों को अपनी खोज के बारे में बताया। 6 साल बाद फ्लोकी विल्गर डॉर्सन आइसलैंड के लिए रवाना हुआ। फ्लोकी ने द्वीप को इसका वर्तमान नाम आइसलैंड दिया। हालांकि 870 तक लोग आइसलैंड में नहीं रहते थे। ग्रीनलैंड। 980 के दशक में आइसलैंड वासियों ने ग्रीनलैंड की खोज की और वहां बस गए। एरिक द रेड एक साहसी और जुझारू व्यक्ति, जो एक व्यक्ति की हत्या के लिए आइसलैंड से निर्वासित कर दिया गया था। अपने 3 साल के निर्वासन के दौरान एरिक ने ग्रीनलैंड के दक्षिण पश्चिमी तट का पता लगाया। जब वो आइसलैंड लौटा तो उसने वहां बसने वालों को आकर्षित करने के लिए एक अच्छी बसने लायक भूमि का बखान किया और उसे ग्रीनलैंड का नाम दिया। आइसलैंडर 2 मुख्य क्षेत्रों, पूर्वी बस्ती और पश्चिमी बस्ती में बसे। हालांकि यहाँ खेती करना कठिन काम था, लेकिन यहाँ बसने वाले अपने पशुओं
और उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त अनाज बढ़ाने में सक्षम थे। ग्रीनलैंड फर, ऊन, भेड़, व्हेल, बल्बर और वॉलरस के दांतों का निर्यात करने में सक्षम था। हालांकि मिनी आइस एज के आगे बढ़ने के कारण 14वीं शताब्दी के दौरान इस कॉलोनी का पतन हो गया। बढ़ती बर्फ के कारण जीवन बहुत कठिन हो गया था। शिपिंग भी कठिन हो गई थी। 1408 तक सभी निवासी यहां से चले गए। विनलैंड, उत्तरी अमेरिका। एक व्यापारी जिसका नाम बज्रनी हर्जोल्फसन था, ग्रीनलैंड की ओर जा रहा था। वो अपने मार्ग से भटक गया और उसने पश्चिम की ओर भूमि देखी। उसने ग्रीनलैंड की अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की, जहां उसने एरिक द रेड के बेटे लीक एरिक्सन को अपनी आकस्मिक खोज के बारे में बताया। लगभग 1000 ईसा पूर्व में लीफ और उसके दल ने बज्रनी की यात्रा के विवरण के अनुसार खुले समुद्र में 1800 मील की दूरी तय की। ग्रीनलैंडर्स ने उस भूमि पर एक छोटी सी बस्ती बनाई जिसे वे विनलैंड कहते थे। यहां पर उन्हें खतरनाक मूल निवासियों का सामना करना पड़ा, जिन्हें वाइकिंग्स स्क्रेलिंग्स कहते थे। इनके साथ उन्होंने समझौता करने की कोशिश की, लेकिन वो विफल रहा। कई अभियानों और पुरातत्वविदों की खोजों से यह साबित हुआ है कि वाइकिंग्स ने क्रिस्टोफर कोलंबस से 500 साल पहले ही उत्तरी अमेरिका की खोज कर ली थी।